नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि दिसंबर की परीक्षा के लिए नेट के फॉर्म निकल चुके हैं और मुझे ये आशा है कि आपने फॉर्म भरा होगा और आपने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की होगी। यदि आपने फॉर्म भरना नहीं शुरू किया तो जल्दी से इसे भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने की मोहलत जो है केवल 1 महीने की है। जल्दी से अपने फॉर्म भर लीजिए और फटाफट अपनी पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत उपयुक्त होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने पिछली 5 कहानियाँ पढ़ी हैं, उनके सारे प्रश्नोत्तर और MCQs इन वीडियो में शामिल हैं। तो कृपया आपसे यह अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को ध्यान से सुने और समझें। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कृपया अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठें। तो आइए शुरू करते हैं। हमने जो 5 कहानियाँ पहले पढ़ी है, मैंने जो पिछले वीडियो में इनकी रीडिंग की है और प्रश्न उत्तर भी डिस्कस किए हैं, तो मैं उन सभी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप सभी से आशा है कि आप सभी लोग इसे बहुत ही सीरियसली पढ़ाई करेंगे और इससे यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो आइए चलते हैं। पहली हमारी कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। इसमें पहला प्रश्न है कि राजेंद्र बाला घोष अन्य कौन से नाम से या छद्म नाम से जानी जाती है, या उनका छद्म नाम क्या है। तो राजेंद्र बाला घोष अन्य किस नाम से जानी जाती है, तो बंग महिला के नाम से जानी जाती है, तथा वह हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका के नाम से भी जानी जाती है और इनका छद्म नाम है बंग महिला। आगे प्रश्न पूछा गया है, चंद्रबाला घोष का जन्म कब हुआ। चंद्रबाला घोष का जन्म सन 1882 में हुआ था, वाराणसी में। आगे प्रश्न है, राजेंद्र बाला घोष की मृत्यु कब हुई थी। राजेंद्र बाला घोष की मृत्यु सन 1949 में मिर्ज़ापुर में हुई थी। आगे प्रश्न है, राजेंद्र बाला घोष के पिता का नाम क्या था। राजेंद्र बाला घोष के पिता का नाम राम प्रसन्न घोष था। आगे का प्रश्न है, राजेंद्र बाला घोष के पति का नाम क्या था। तो राजेंद्र बाला घोष के पति का नाम पूर्णचंद्र देव था। राजेंद्र बाला घोष की कहानियों के नाम प्रकाशन वर्ष के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखिए। दोस्तों, यहाँ कृपया नोट करने जैसी बात यह है कि इस प्रकार के प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं जहाँ पर बढ़ते हुए क्रम या पीछे से आगे की ओर यानी कि घटते हुए क्रम में भी पूछे जा रहे हैं। यदि आप इन कहानियों को अच्छे से उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार अगर पढ़ते हैं तो आप इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर सही तरीके से दे पाएंगे। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि राजेंद्र बाला घोष की कहानियों के नाम प्रकाशन वर्ष के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखिए। पहले है चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, दान प्रतिदान 1909, मुरला 1908 और दलिया है 1909। आगे प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1904 में प्रकाशित हुई। यह प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न सिंगल भी पूछा गया है, वन लाइनर में भी। और नोट करने जैसी बात यह है कि प्रस्तुत दिए हुए कथनों में से कौन सा कथन सत्य और असत्य है, उसमें भी जो राजेंद्र बाला घोष जी के बारे में जो जानकारी दी जाती है उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया है। आगे प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को किसने पहली राजनीतिक कहानी माना है। तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को भवदेव पांडे जी ने पहली राजनीतिक कहानी माना है। आगे प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी किस शैली में लिखी गई है। चंद्रदेव से मेरी बातें यह कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। आगे प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी किस रचनात्मक रूप में लिखी गई है। तो चंद्रदेव से मेरी बातें यह कहानी निबंध रूप में लिखी गई है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी निम्न में से कौन से विषय आए हैं। तो इस कहानी में कलकत्ता की बात, पक्षपात, बिजली, चिकित्सा तज्ञ, कानून, कला, वाहन, देवताओं के, इनमें से कौन से विषय आए हैं। तो उत्तर में है कि कलकत्ता की बात इस कहानी में आई है, पक्षपात है, बिजली है, चिकित्सा, कानून और वाहन जो कि देवताओं के संबंध में आए हुए हैं। कृपया इन सबको नोट कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में इनमें से 4 या 5 पूछे जा सकते हैं, पर इन सभी का नाम उसमें आया है।
इन सभी का नाम उसमें आया है। आगे प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में किस वायसराय की व्यवस्था पर व्यंग किया गया है? तो चंद्रदेव से मेरी बातें इस कहानी में लॉर्ड कर्जन, उस वक्त के जो वायसराय थे, उन पर, उनकी व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है। आगे प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में निम्न में से कौन से देवताओं के वाहनों की बात हुई है? ऑप्शन में है मोर, हाथी, गज, हंस, शेर, बैल, चूहा। उत्तर में है गज, हंस, बैल और चूहा। आगे का प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में निम्न में से कौन सी समस्याओं का वर्णन मिलता है? ऑप्शन में है सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या पारंपरिक। उत्तर में है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, इन समस्याओं का वर्णन मिलता है। आगे प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में निम्न में से कौन से शहरों का जिक्र हुआ है? ऑप्शन में है मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली, अमरावती और काशी। उत्तर है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में काशी, कलकत्ता, मुंबई और अमरावती, इन शहरों के नाम आए हैं। आगे प्रश्न है, लेखिका राजेंद्र बाला के अनुसार चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में चंद्रमा को किस दिन छुट्टी होती है? तो उत्तर है कि राजेंद्र बाला घोष के अनुसार चंद्रदेव से मेरी कहानी में चंद्रमा को अमावस्या के दिन ही छुट्टी यानी कि हॉलीडे होता है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया की मूर्ति से दाग छुड़ाने का काम किसे दिया गया था? तो उत्तर है प्रोफेसर गज्जर। यह प्रश्न अभी वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा गया था। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में किस बीमारी का उल्लेख हुआ है? तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में प्लेग, इस बीमारी का उल्लेख हुआ है क्योंकि उस जमाने में प्लेग की साथी हुआ करती थी। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में गौरांग शब्द बार बार किसके लिए प्रयोग में लाया गया है? तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में जो गौरांग शब्द है अंग्रेज़ों यानी कि ब्रिटिशों के लिए बार बार कहा गया है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में लेखिका ने किसे काठ का पुतला कहा है? तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में लेखिका ने हमारे देश के जो उच्च शिक्षित प्राप्त युवक हैं और तथा राजा महाराजा हैं उन्हें काठ का पुतला कहा है। आगे प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के अंतर्गत भारत के किस कानून का उल्लेख हुआ है? तो चंद्रदेव से मेरी बातें इस कहानी के अंतर्गत भारत के इंडियन पिनल कोड का उल्लेख हुआ है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में कितने पात्र हैं? तो चंद्रदेव से मेरी बातें इस कहानी में मुख्य 2 पात्र हैं, एक है लेखिका और दूसरा है चंद्रमा। आगे प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में कलकत्ता के किन किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बातें हुई है? तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में कलकत्ता शहर के फोर्ट विलियम, ईडन गार्डन और मिंट टकसाल की इन क्षेत्रों की बातें हुई है। आगे प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में लेखिका ने चंद्र के किस रूप को स्वीकार का सूचक माना है? तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में लेखिका ने मौनावलंबम को स्वीकार का रूप माना है। चंद्रमा के मौनावलंबम को स्वीकार का रूप माना है। आगे प्रश्न है, चंद्रमा से मेरी बातें कहानी में ईडन गार्डन के किन फूलों का जिक्र हुआ है? गुलाब, मोगरा, पारिजात या कमल? तो उत्तर है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में ईडन गार्डन में पारिजात के फूलों का जिक्र हुआ है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में कौन कौन से देवताओं के नाम आए हैं? तो उत्तर है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में चंद्र, देन देवराज सुरेंद्र, धन्वंतरी, वीणापाणी, सरस्वती देवी और कार्तिकेय इत्यादि देवताओं के नाम आए हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में बिजली कौन कौन से नामों से उल्लेखित किया गया है? बिजली को कौन कौन से नामों से उल्लेखित किया गया है? तो उत्तर है चपला, व्योमवासिनी, विद्युत देवी, नीरदवासिनी, विश्वमोहिनी, सौदामिनी, इन सब बातों से उसे उल्लेखित किया गया है। बचपन में राजेंद्र बाला को किन नामों से जाना जाता था? तो उत्तर है बचपन में राजेंद्र बालाजी को रानी और चारूबाला इन नामों से जाना जाता था। आगे प्रश्न है, राजेंद्र बालाजी की माता का नाम क्या था?
तो नीरदवासिनी घोष यह उनकी माताजी का नाम था। कृपया इसे अच्छी तरह से नोट कर ले कि राजेंद्र बाला जी की माता का नाम नीरदवासिनी घोष था। आगे प्रश्न है, इन्हें बंग महिला के नाम से किसने संबोधित करना आरंभ किया? उत्तर है, इन्हें बंग महिला के नाम से डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल इन्होंने संबोधित करना शुरू किया, आरंभ किया। आगे प्रश्न है, राजेंद्र बाला जी बंगाली में कौन से नाम से लिखती थी? तो उत्तर है, राजेंद्र बालाजी बंगाली में प्रवासिनी इस नाम से लिखती थी। राजेंद्र बालाजी की कहानी संग्रह का क्या नाम है? राजेंद्र बालाजी की कहानी संग्रह का नाम कुसुम है। तो इस तरह से चंद्रदेव से मेरी बातें इस कहानी के प्रश्न उत्तर यहाँ पर समाप्त होते। आइए देखते हैं हमारी आगे की कहानी जिसका नाम है दुलई वाली, और उसकी लेखिका भी सेम राजेंद्र बाला घोष जी है, जिनका पाठ्य परिचय हमने आगे की ही कहानी में कर लिया है। आइए देखते हैं दुलई वाली कहानी के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1 है, दुलई वाली कहानी के लेखक लेखिका कौन है? तो इनमें ऑप्शन दिया है कि प्रेमचंद, बंग महिला, किशोरीलाल गोस्वामी या डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। तो इसका उत्तर है, दुलई वाली कहानी की लेखिका बंग महिला है। आगे प्रश्न क्रमांक 2, दुलई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो दुलई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष 1900, 1903, 1907, 1910, इनमें से सी ऑप्शन 1907 है। आगे प्रश्न है, दुलई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष किस पत्रिका में हुआ था? तो प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो दुलई वाली कहानी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ था। आगे प्रश्न है, दुलई वाली कहानी के नायक का क्या नाम है? दुलई वाली कहानी के नायक का नाम वंशीधर है। दुलई वाली कहानी में कहाँ से कहाँ तक की यात्रा का विवरण है? तो दुलई वाली कहानी में काशी से लेकर इलाहाबाद तक की यात्रा का विवरण है। आगे प्रश्न है, दुलई वाली कहानी में वंशीधर की पत्नी का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, दुलई वाली कहानी में वंशीधर की पत्नी का नाम सीता देई है, सीता देई। आगे प्रश्न है, दुलई वाली कहानी की शुरुआत काशी के किस स्थान से शुरू होती है? तो उत्तर है, दुलई वाली कहानी की शुरुआत काशी के दशाश्वमेध घाट से होती है। आगे प्रश्न है, वंशीधर की साली का क्या नाम है? वह कितने वर्ष की है? तो वंशीधर की साली का नाम सीता है और वह 10 वर्ष की है। कृपया इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, यह 2024 की प्रश्न पत्रिका में पूछा गया था कि वंशीधर की साली का नाम क्या है और वह कितने वर्ष की है। यह भी प्रश्न अलग तरीके से एक लाइनर वर्ड में पूछा गया था। आगे प्रश्न है, दुलई वाली कहानी में नवल किशोर कौन है? तो दुलई वाली कहानी में नवल किशोर जो है वह वंशीधर के दूर के नाते में ममेरे भाई हैं। आगे प्रश्न है, दुलई वाली कहानी में नवल किशोर ने कहाँ यात्रा का आरंभ किया है? तो दुलई वाली कहानी में नवल किशोर ने कलकत्ता से अपनी यात्रा का आरंभ किया है। प्रश्न आगे, नवल किशोर की पत्नी का क्या नाम है? तो नवल किशोर की पत्नी का नाम यहाँ कहानी में कहीं भी नहीं मिलता है, वह एक नवविवाहिता है। तो अगर ऑप्शन में हमें नवविवाहिता मिलता है तो हमें वही टिक कर देनी है। आगे प्रश्न है कि दुलई वाली कहानी में नवल किशोर की पत्नी का मायका कौन सा है? तो दुलई वाली कहानी में नवल किशोर की पत्नी का मायका है आगरा। आगे प्रश्न है कि वंशीधर के गोदोलिया बनारस से निकलते समय कितने बजे थे? तो वंशीधर के गोदोलिया बनारस से निकलते समय 11 बजे थे। आगे प्रश्न है, वंशीधर को दुलई वाली कहानी में नवल किशोर के साथ कौन से स्टेशन से जाना था? तो वंशीधर को दुलई वाली कहानी में नवल किशोर के साथ मुगल सराय से एक साथ ही जाना था। आगे प्रश्न है, दुलई वाली कहानी के पात्र वंशीधर कहाँ के रहने वाले थे? तो यह एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह 2025 के वन लाइनर में भी पूछा गया है। तो दुलई वाली कहानी के जो पात्र वंशीधर है वह इलाहाबाद के रहने वाले हैं। आगे प्रश्न है, दुलई वाली कहानी में वंशीधर के ससुराल में कितने लोग हैं? तो दुलई वाली कहानी के वंशीधर के ससुराल में कुल मिलाकर 3 लोग हैं।
प्रश्न है आगे, दुलाई वाली कहानी में वंशीधर के ससुराल में कौन कौन थे? तो उत्तर में है, दुलाई वाली कहानी में वंशीधर के ससुराल में साला, साली और सास ऐसे 3 लोग थे। स्टेशन पर जाने का समय कितने बजे का था? तो स्टेशन पर जाने का समय 1 बजे का था। आगे प्रश्न है, वंशीधर ने कौन से दर्जे का टिकट लिया? तो उत्तर में ऑप्शन में है डोढ़े, तीसरे, दूसरे या पहले। तो वंशीधर में इनमें से तीसरे दर्जे का टिकट ले लिया था। आगे प्रश्न है, नवल किशोर इलाहाबाद तक कहाँ से वंशीधर के साथ थे? तो उत्तर में है, नवल किशोर इलाहाबाद तक वंशीधर के साथ मुगल सराय से ही थे। नवल किशोर दुलाई वाली कहानी में किस प्रकार की दुलाई ओढ़े बैठा था? तो उत्तर है, नवल किशोर दुलाई वाली कहानी में फ्रांसीसी छीट की दुलाई पहने हुए ओढ़े हुए बैठा था। इस प्रश्न को मैं फिर से रिपीट करती हूँ। नवल किशोर दुलाई वाली कहानी में किस प्रकार की दुलाई ओढ़े बैठा था? तो उत्तर है, नवल किशोर इस कहानी में फ्रांसीसी छीट की दुलाई पहने ओढ़े बैठा था। आगे प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी सरस्वती पत्रिका के किस स्थान पर छपी हुई थी? तो इसका उत्तर है, दुलाई वाली कहानी की सरस्वती पत्रिका में भाग 8 पृष्ठ संख्या 5 पर छपी हुई थी। कृपया इसे अच्छी तरह से नोट कर ले, क्योंकि आज कल जो प्रश्न पत्रिका में प्रश्न पूछे जाएं कि दिए हुए कथनों में से सत्य और असत्य कथन को पहचान कर लिखिए, उनमें इस प्रकार की जानकारी दी जाती है और यह सत्य है। अगर आपने इसे ठीक से पढ़ा है तो आप इस कथन को सत्य के विभाग में डालकर इस प्रश्न के उत्तर को करेक्ट कर सकते हैं। आगे प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो प्रश्न के ऑप्शन में है आंचलिक भाषा, हिंदी, मराठी और बनारसी। तो उत्तर है, दुलाई वाली कहानी आंचलिक भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। दुलाई वाली कहानी में वंशीधर ने नवल किशोर को ट्रेन में आगे से पीछे तक कितनी बार देखा? तो दुलाई वाली कहानी में वंशीधर ने नवल किशोर को ट्रेन में आगे से पीछे तक 3 बार देखा। आगे प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी में कौन कौन से स्थानों के नाम आए हैं? तो दुलाई वाली कहानी में काशी, इलाहाबाद, कलकत्ता, प्रयाग, आगरा, मिर्ज़ापुर, मुगल सराय, सिकरोल स्टेशन, गदौली या राजघाट, नैनी, इन प्रकार के स्थानों के नाम आए हैं। कृपया इन्हें नोट कर लीजिए। इनमें से ऑप्शन में केवल 4 या 5 ही दिए जाएंगे, पर अगर आपने इन सभी को अच्छे से पढ़ लिया है और ऑप्शन में इनमें से कुछ भी पूछा जाता है तो आप अपने प्रश्न का उत्तर सही कर सकते हैं। आगे प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी में पालकी गाड़ी वाले ने नवल किशोर से कितना रुपए किराया मांगा? तो दुलाई वाली कहानी में पालकी गाड़ी वाले ने नवल किशोर को 1.5 रुपया किराया मांगा। आगे प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी में वंशीधर स्टेशन जाने के लिए कौन सी सवारी ली? तो वंशीधर ने स्टेशन जाने के लिए इक्के की सवारी ली। आगे प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी में कौन से स्टेशन के आने तक जानकी अपनी आंखें पोंछ चुकी थी? तो दुलाई वाली कहानी में सिकरोल स्टेशन के आने तक जानकी अपनी आंखें पोंछ चुकी थी। आगे प्रश्न है, नवल किशोर कौन से कट्टर देशी हुआ करते थे? तो वह स्वदेशी थे। आगे का प्रश्न है, वंशीधर और उसकी पत्नी को स्टेशन पर किसने घेरा? वंशीधर और उसकी पत्नी को स्टेशन पर कुलियों ने घेरा। आगे का प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी में मुगल सराय जाने के लिए कौन से स्टेशन से चढ़े? तो प्रश्न का उत्तर है नवल किशोर और उसकी पत्नी दुलाई वाली कहानी में मुगल सराय जाने के लिए सिकरोल स्टेशन से चढ़े। आगे प्रश्न है, सिकरोल स्टेशन से मुगल सराय जाने के लिए वंशीधर को कौन सा स्टेशन पार करना पड़ा? सिकरोल स्टेशन से मुगल सराय जाने के लिए वंशीधर को राजघाट स्टेशन को पार करना पड़ा। मुगल सराय के प्लेटफॉर्म पर वंशीधर को कैसे जाना था? तो मुगल सराय के प्लेटफॉर्म पर वंशीधर को पुल लांघकर जाना था। आगे प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी में डोड़े दर्जे का कमरा किन मुसाफिरों से भरा था?
यहाँ पर आपको बता दें कि डोड़े का अर्थ है जहाँ पर जब हम ट्रेन के डिब्बे में चढ़ते हैं तो चढ़ने के बाद ही जो पहली लाइन में जो बैठने के लिए सीटें आरंभ होती है उसे डोड़े दर्जे का कहा जाता है। तो धुलाई वाली कहानी में डोड़े दर्जे का कमरा किन मुसाफिरों से भरा था? उत्तर है धुलाई वाली कहानी में डोड़े दर्जे का कमरा कलकत्ता से आने वाले मुसाफिरों से भरा हुआ था। आगे प्रश्न है, वंशीधर को कौन से स्टेशन पर पेटराम की शिकायत शुरू हुई, यानी कि उन्हें भूख लगी थी, कहाँ से? तो वंशीधर को मिर्ज़ापुर स्टेशन पर पेटराम की शिकायत शुरू हुई। आगे प्रश्न है, वंशीधर ने स्टेशन पर खोंचे वाले से क्या क्या खरीदा? प्रश्न का उत्तर है वंशीधर ने स्टेशन पर खोंचे वाले से ताज़ी पुड़ियाँ और मिठाई खरीदी। आगे प्रश्न है, धुलाई वाली कहानी में वंशीधर के कमरे में कितनी प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां थी? उत्तर है 3-4। आगे प्रश्न है, धुलाई वाली कहानी में वंशीधर ने किसे धमकाया? चोर, पुलिस, लाठी वाला या मित्र? तो उत्तर है धुलाई वाली कहानी में वंशीधर ने लाठी वाले को धमकाया था। आगे प्रश्न है, मुगल सराय में नवल किशोर कौन से दर्जे पर बैठा था? तो मुगल सराय में नवल किशोर डोड़े दर्जे में बैठा था। आगे प्रश्न है, धुलाई वाली कहानी में वंशीधर और नवल किशोर इनमें कैसी मित्रता है? धुलाई वाली कहानी में वंशीधर और नवल किशोर इनमें एक जान और दो कालिब है, इस तरह की मित्रता है। आगे प्रश्न है, धुलाई वाली कहानी किस भाव को दर्शाती है? प्रेम, सामाजिक समस्याएं, हास्य और व्यंग या पारिवारिक कलह? तो उत्तर है धुलाई वाली कहानी जो है हास्य और व्यंग को दर्शाती है। आगे प्रश्न है, धुलाई वाली का वेश धारण करने के पीछे नवल किशोर का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन है वंशीधर को सबक सिखाना, बी मजाक करना, सी जानकी देई को परेशान करना या डी सभी? तो इसमें से उत्तर है कि धुलाई वाली का वेश धारण करने के पीछे नवल किशोर का उद्देश्य था मजाक करना। आगे प्रश्न है, धुलाई वाली कहानी के अंतर्गत अंत में वंशीधर को नवल किशोर की शरारत का पता कहाँ चलता है? ऑप्शन में है बनारस में, घर पर, इलाहाबाद स्टेशन पर या रास्ते में? तो उत्तर है धुलाई वाली कहानी के अंत में वंशीधर को नवल किशोर की शरारत का पता इलाहाबाद स्टेशन पर ही चल जाता है। आगे प्रश्न है, धुलाई वाली कहानी में कौन सा पात्र धुलाई वाली का वेश धारण करता है? ऑप्शन में है वंशीधर, नवल किशोर, सालेराम या कोई नहीं? इसका उत्तर है धुलाई वाली कहानी में नवल किशोर जो धुलाई वाली का वेश धारण करता है। और अंतिम प्रश्न है इस कहानी का, कहानी के नायक वंशीधर अपनी पत्नी जानकी देई को कहाँ से विदा कराने जाते हैं? तो ऑप्शन में है इलाहाबाद, कलकत्ता, मिर्ज़ापुर या काशी बनारस से? तो इसका उत्तर है कि कहानी का नायक वंशीधर अपनी पत्नी जानकी देई को काशी बनारस से विदा कराने जाता है। आगे की हमारी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, जिसको हमने पिछले ही वीडियो में पढ़ लिया था और उसके थोड़े बहुत प्रश्न उत्तर भी जान लिए थे। पर आइए आज इसके प्रश्न उत्तर थोड़े और अधिक डिटेल में जानते हैं। प्रश्न पहला है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक कौन है? तो एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक है माधवराव जी सप्रे। आगे प्रश्न है, यह कहानी कौन से वर्ष लिखी गई? तो यह कहानी सन 1900 या 1901 में लिखी गई है। यह कहानी कौन से वर्ष में प्रकाशित हुई? तो यह कहानी 1901 में प्रकाशित हुई। प्रश्न 4, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो उत्तर है एक टोकरी भर मिट्टी, यह कहानी सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ मित्र इस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किसने इसे हिंदी की मौलिक कहानी कहा? तो देवी प्रसाद वर्मा और अधिकांश विद्वानों ने इसे हिंदी की मौलिक कहानी कहा है। आगे प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का मुख्य उद्देश्य है एक बुजुर्ग प्रश्न ही गलत हो गया है, मैं फिर से पढ़ रही हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एक टोकरी मिट्टी कहानी का मुख्य पात्र कौन है?
तो एक बुजुर्ग, विधवा, वृद्ध स्त्री है। आगे प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में बुजुर्ग विधवा की पोती कितने वर्ष की है? तो एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में बुजुर्ग विधवा जो कि वृद्धा है, उसकी पोती 5 वर्ष की है। आगे प्रश्न है, इस कहानी में हमारे देश की किस व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है? तो एक टोकरी भर मिट्टी इस कहानी में हमारे देश की कानून व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। आगे प्रश्न है, इस कहानी में जमींदार को झोपड़ी हटाने की आवश्यकता क्यों लगी? इस कहानी में जमींदार जो है वह अपने अहाते का विस्तार करना चाहता था, इसीलिए उसे झोपड़ी हटाने की आवश्यकता लगी। आगे प्रश्न है, बुजुर्ग महिला ने मिट्टी ले जाने की अनुमति किस प्रकार मांगी? तो उत्तर है, बुजुर्ग महिला ने मिट्टी ले जाने की जो अनुमति है वह विनती और नम्रता से मांगी। आगे प्रश्न है, बुजुर्ग वृद्ध महिला की पोती का व्यवहार किस भाव को दर्शाता है? तो उस बुजुर्ग महिला की पोती का जो व्यवहार है वह लगाव को दर्शाता है। आगे प्रश्न है, कहानी का अंत कैसा है? कहानी का अंत सुखद और प्रेरणादायक है। आगे प्रश्न है, जमींदार के महल के पास किसकी झोपड़ी थी? तो जमींदार के महल के पास वृद्धा की झोपड़ी थी। वृद्धा कब से इस झोपड़ी में रह रही थी? वृद्धा कई जमाने से इस झोपड़ी में रह रही थी। आगे प्रश्न है, झोपड़ी में दाखिल होते ही क्या याद करके वृद्धा फूट फूट कर रोने लगी? तो झोपड़ी में दाखिल होते ही अपनी पूर्व स्थिति को याद करके वृद्धा फूट फूट कर रोने लगी थी। आगे प्रश्न है, जमींदार ने किसकी थैली गरम कर झोपड़ी पर कब्जा किया? तो जमींदार ने वकीलों की थैली गरम कर झोपड़ी पर कब्जा किया। कहानी में झोपड़ी के छूटने पर पोती ने क्या छोड़ दिया था? टहलना, सोना, खाना या रोना? कहानी में झोपड़ी के छूटने पर पोती ने खाना छोड़ दिया था। आगे प्रश्न है, वृद्धा मिट्टी से क्या बनाना चाहती थी? तो वृद्धा मिट्टी से चूल्हा बनाना चाहती थी। आगे प्रश्न है, असहाय वृद्धा ने जमींदार से क्या मांगा? असहाय वृद्धा ने जमींदार से एक टोकरी भर मिट्टी मांगी। आगे प्रश्न है, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी, यह पंक्ति किसने कही? तो यह पंक्ति जमींदार ने कही। इस कहानी में जमींदार किस बात से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे? तो इस कहानी में जमींदार जो है वह अपने धन मद से गर्वित अपने कर्तव्य को भूल गए थे। आगे प्रश्न है, जमींदार ने वृद्धा से क्या मांगा? तो जमींदार ने वृद्धा से माफी मांगी। आगे प्रश्न है, जमींदार ने वृद्धा को क्या वापस किया? तो जमींदार ने वृद्धा को झोपड़ी वापस की। आगे प्रश्न है, कोटेशन है, जब से यह झोपड़ी छूटी है डैश डैश खाना पीना छोड़ दिया है, यह पंक्ति किसने कही? तो यह पंक्ति वृद्धा ने अपनी पोती के संदर्भ में बताई थी कि जब से यह झोपड़ी छूट गई है उसकी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है, इसलिए उसका उत्तर होगा कि वृद्धा ने कही। माधवराव सप्रे का जन्म कहाँ हुआ था? तो माधवराव सप्रे जी का जन्म जो है दमोह जिले के पथरिया गांव मध्य प्रदेश में हुआ था। माधवराव सप्रे का जन्म मृत्यु वर्ष कौन सा है? तो माधवराव सप्रे जी का जो जन्म है वह 19 जून 1871 और मृत्यु जो है 1926 में हुई थी। आगे प्रश्न है, इस कहानी की चर्चा किस पत्रिका में हुई थी? तो इस कहानी की पत्रिका की चर्चा 1968 में सारिका पत्रिका में फरवरी अंक पृष्ठ संख्या 19 पर हुई थी। कृपया इस बात को नोट कर लीजिए। आगे प्रश्न है, महाराज नाराज न हो डैश डैश क्यों कर उठा सकेंगे, यह कथन किसने किया? तो यह कथन वृद्धाश्री ने किया, क्योंकि जब उसने वो टोकरी भर मिट्टी जमा ली और ज़मींदार को उसे हाथ लगाकर मदद करने के लिए मांगा तो ज़मींदार उसे उठा न सके, तो तभी उसी संदर्भ में वृद्धा ने यह पंक्तियाँ कही थी। आगे प्रश्न है, माधवराव सप्रे जी ने कहाँ छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका निकाली? तो उत्तर है बिलासपुर जिले के पेंड्रा गांव से। आगे प्रश्न है,
किसने इन्हें हिंदी का आधार स्तंभ कहा? उत्तर है माधवराव सप्रे जी को। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने हिंदी का आधार स्तंभ कहा है। आगे प्रश्न है, माधवराव सप्रे जी ने मिडिल क्लास और मैट्रिक कहाँ से उत्तीर्ण किया? उत्तर है माधवराव सप्रे जी ने बिलासपुर से मिडिल तक और मैट्रिक जो है शासकीय विद्यालय रायपुर से उत्तीर्ण किया। कृपया इन बातों को नोट कर लीजिए। और मेरी दोस्तों आपसे यह विनंती है कि अगर मैं फास्ट जा रही हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो कृपया आप इस वीडियो को पॉज करते हुए ठीक से सुनते हुए इन्हें नोट करते हुए चलिएगा। आगे प्रश्न है, सन 1924 के हिंदी साहित्य सम्मेलन के देहरादून अधिवेशन के सभापति कौन थे? तो सन 1924 के हिंदी साहित्य सम्मेलन के देहरादून अधिवेशन के सभापति माधवराव सप्रे थे। कृपया इन सभी बातों को नोट कर लीजिए क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है। और आजकल जो परीक्षा पैटर्न आया है कि 5 पंक्तियाँ दी जाती है और उनमें से कौन सी सत्य और असत्य पूछी जाती है, तो यदि आप इनको ठीक तरह से पढ़ लेते हैं तो उसका सही जवाब आप दे पाएंगे। आगे प्रश्न है, माधवराव सप्रे जी ने किन मराठी ग्रंथों का अनुवाद किया? तो है समर्थ रामदास के दासबोध और लोकमान्य तिलक के गीता रहस्य का माधवराव सप्रे जी ने अनुवाद किया है मराठी ग्रंथों का। आगे प्रश्न है, माधवराव सप्रे जी हिंदी के कौन से अनुवादक और संपादकों में स्थान रखते हैं? तो उत्तर है कि माधवराव सप्रे जी हिंदी के आरंभिक कहानीकारों में अपना स्थान रखते हैं। इस कहानी का आखिरी प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी से क्या संदेश मिलता है? तो हमारा उत्तर है कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी से हमें अपनी मिट्टी से प्रेम का संदेश मिलता है। इस प्रकार से हमारी 2 कहानियाँ समाप्त हो गई हैं। आगे की हमारी कहानी है जिसका नाम है चीफ की दावत। आइए देखते हैं चीफ की दावत कहानी के प्रश्नोत्तर। प्रश्न क्रमांक 1, चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन में दिया है माधवराव सप्रे, मुंशी प्रेमचंद, भीष्म साहनी या प्रसाद। तो इसका उत्तर है भीष्म साहनी। आगे हमारा प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी के मुख्य पात्र का नाम इनमें से कौन सा है? तो चीफ की दावत कहानी के मुख्य पात्र का नाम इनमें से, कृपया इस प्रश्न को नोट कर लीजिए क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह 2025 में वन लाइनर में पूछा गया था जिसमें कि इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए थे और उस मुख्य पात्र का नाम है श्यामनाथ। तो देखिए आप यह ऑप्शन पढ़ के ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हो सकता है वह श्यामनाथ हो, श्यामरंग हो या कोई और हो, पर इस कहानी के मुख्य पात्र का नाम इस प्रकार से है श्यामनाथ। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्यामनाथ। आगे प्रश्न है, घर की सजावट करते समय श्यामनाथ की पत्नी ने क्या पहना हुआ था? सलवार कुर्ता, मैक्सी, ड्रेसिंग गाउन या साड़ी। तो इसमें से ऑप्शन है, हमारा सही जवाब है कि घर की सजावट करते हुए श्यामनाथ की पत्नी ने ड्रेसिंग गाउन पहना हुआ था। आगे है, श्यामनाथ की पत्नी ने माँ को कहाँ रखने की सलाह दी? ऑप्शन है अस्पताल में, उनकी सहेली के घर, पड़ोस के घर में या गांव भेज देने की सलाह दी। तो इसका सही उत्तर है कि उनकी सहेली के घर भेजने की सलाह पत्नी ने श्यामनाथ को दी थी। आगे प्रश्न है, माँ का क्या होगा? यह कथन किस कहानी का है? तो ऑप्शन में है चीफ की दावत, ईदगाह, चंद्रदेव से मेरी बातें या गैंग्रीन। तो माँ का क्या होगा यह कथन जो है चीफ की दावत इस कहानी का है। आगे प्रश्न है, माँ का क्या होगा यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन में है माँ के द्वारा, पत्नी द्वारा, श्यामनाथ के द्वारा या पड़ोसी द्वारा। तो हमारा करेक्ट उत्तर है कि श्यामनाथ के द्वारा यह कथन कहा गया। आगे प्रश्न है, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वही रहे, कल आ जाएगी। उपर्युक्त कथन चीफ की दावत कहानी से किसके द्वारा कहा गया? तो उत्तर है ऑप्शन में दिए हैं हमें श्यामनाथ, श्यामनाथ का दोस्त, श्यामनाथ की पत्नी, श्यामनाथ ने मन में कहा। तो हमारा सही उत्तर है श्यामनाथ की पत्नी ने कहा।
आगे प्रश्न है, खाने की व्यवस्था कहाँ होने वाली थी? ऑप्शन में है घर, आंगन, बरामदा या रसोई। तो खाने की जो व्यवस्था है वह बरामदे में होने वाली थी। आगे प्रश्न है, और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले? 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते हो। उपर्युक्त कथन किसने कहा है? ऑप्शन में है शामनाथ, पड़ोसी, शामनाथ की पत्नी या सहेली। उत्तर है, और जो तुम सो गए तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले? और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले? 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। यह कथन शामनाथ की पत्नी का है। आगे प्रश्न है, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। उपर्युक्त कथन किसने कहा? ऑप्शन है पत्नी ने, शामनाथ ने, चीफ ने या काम वाली ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि यह कथन शामनाथ ने कहा। आगे का प्रश्न है, वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वह जाने। उपर्युक्त कथन किसने कहा है? ऑप्शन में है शामनाथ, चीफ, शामनाथ की पत्नी या पड़ोसी। तो यह कथन शामनाथ की पत्नी का है, जब शामनाथ ने कहा था कि जब वह अच्छी भली अपने भाई के साथ जाने वाली थी, तुमने ही बीच में उन्हें रोक दिया। आगे प्रश्न है, माँ कहाँ रहती थी? तो ऑप्शन में दिए है बरामदे में, कोठरी, आंगन या पड़ोस। तो इसका सही उत्तर है कोठरी। आगे प्रश्न है, माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे तक आ जाएंगे। उपर्युक्त कथन किसका है? शामनाथ की पत्नी, नौकरानी, शामनाथ या फिर उसके दोस्त का। तो इसका सही उत्तर है, यह कथन जो है शामनाथ द्वारा कहा गया है। आगे प्रश्न है, माँ कब कुछ नहीं खाती थी? तो ऑप्शन में है जब साग बने, जब मांस मछली बने, जब खाने को न हो और जब पेट भरा होने पर। तो इसका सही उत्तर है कि जब मांस मछली बने तब माँ कुछ नहीं खाती थी। आगे प्रश्न है, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। उपर्युक्त कथन किसका है? शामनाथ, दोस्त, माँ का या पड़ोसी का। तो उत्तर है माँ का। आगे प्रश्न है, शामनाथ की माँ की कौन सी वस्तु बाहर फेंक देने की बात कही? तो पहला ऑप्शन है कपड़े, संदूक, श्रृंगार का बक्सा या खड़ाऊ। तो शामनाथ ने माँ की खड़ाऊ, यह जो वस्तु है, बाहर फेंक देने की बात की, क्योंकि उसने सख्त हिदायत दी थी कि तुम जब मेहमानों के आने पर खड़ाऊ पहनकर तो बिल्कुल भी सामने मत आना। आगे प्रश्न है, माँ को शामनाथ ने कौन से कपड़े पहनने की सलाह दी? ऑप्शन में है साड़ी, सफ़ेद कमीज और सलवार, सफ़ेद सलवार, सी गाउन या डी मैक्सी। तो माँ को शामनाथ ने सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनने की सलाह दी। आगे प्रश्न है, घर का संचालन किसके हाथ में था? माँ के, शामनाथ की पत्नी, नौकरानी या शामनाथ। तो इसमें उत्तर है कि घर का जो संचालन था वह शामनाथ के हाथ में था। आगे प्रश्न है, चूड़ियाँ कहाँ से लाओ बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। उपर्युक्त वाक्य किसने कहा है? ऑप्शन में है शामनाथ, शामनाथ की पत्नी, माँ या नौकर। तो इसका उत्तर है कि यह कथन माँ ने कहा था। आगे प्रश्न है, माँ सीधा कह दो, नहीं है जेवर बस, इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है? उपर्युक्त कथन किसने कहा? ऑप्शन में है माँ, शामनाथ, शामनाथ की पत्नी या नौकर। तो उपर्युक्त जो कथन था वह शामनाथ द्वारा कहा गया था। साहब को कौन सा पेय पसंद आया था? ऑप्शन में है छाछ, माज़ा, विस्की या थम्सअप। तो जो साहब आए थे शामनाथ जी के घर, उन्हें विस्की पसंद आई थी। आगे प्रश्न है, माँ तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? उपर्युक्त कथन किसने कहा है?
ऑप्शन ए है शामनाथ के दोस्त, चीफ ने, शामनाथ ने या शामनाथ की पत्नी ने। तो यह कथन शामनाथ ने कहा था। आगे का प्रश्न है, माँ के दाएं हाथ में क्या था? ऑप्शन में है गिलास, माला, बक्सा या प्लेट। तो उत्तर है माँ के दाएं हाथ में माला थी। आगे का प्रश्न है, सच, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। उपर्युक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह जो कथन है इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं कि चीफ द्वारा, शामनाथ दोस्त या शामनाथ की पत्नी द्वारा। तो यह जो कथन है यह चीफ के द्वारा कहा गया था कि उन्हें गांव के लोग बहुत पसंद हैं और उन्होंने पूछा कि तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। आगे प्रश्न है, हरियाणी माएँ हरियाणी बहनें, हरियाते भागी भरिया है। उपर्युक्त गीत चीफ की दावत कहानी में किसके द्वारा गाया गया? ऑप्शन है चीफ, चीफ की पत्नी, शामनाथ या माँ के द्वारा। तो यहाँ पर उत्तर है यह जो गीत है यह माँ के द्वारा गाया गया था। आगे वही पंक्तियाँ दी गई है कि हरियाणी माएँ हरियाणी बहनें, हरियाते भागी भरिया है। यह किस प्रकार का गीत है? ऑप्शन है शादी का, पुराने विवाह या नामकरण या सांस्कृतिक है। तो यह पुराने विवाह का एक गीत है, कृपया इसे नोट कर ले। आगे प्रश्न है, माँ ने गाने की कितनी पंक्तियाँ गाई? 1, 2, 3 या 4। तो उत्तर है माँ ने गाने की 3 पंक्तियाँ गाई। नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है? औरतें खुद क्या बनाती है? उपर्युक्त वाक्य किसने कहा है? ऑप्शन में है चीफ, शामनाथ, शामनाथ या नौकर। तो इसका सही उत्तर है चीफ। आगे प्रश्न है, क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी ना? उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन में है चीफ, शामनाथ, उसकी पत्नी या नौकर का। तो यह उत्तर है शामनाथ का, जो कि उसने माँ से पूछा था कि साहब को जो फुलकारी पसंद आई है क्या तुम उसे फिर से बना दोगी ना? चीफ को माँ के द्वारा बनी कौन सी चीज़ पसंद आई? तो उस ऑप्शन में है फुलकारी, फुलवारी, ड्रेस डिजाइनिंग या खाना। तो उत्तर है फुलकारी। मेहमान खाना खाकर कितने बजे चले गए? ऑप्शन में 10 बजे, 11 बजे, मध्य रात्रि या आधी रात में। तो इसका सही उत्तर है कि मेहमान खाना खाकर मध्य रात्रि में चले गए। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। उपर्युक्त वाक्य किसने कहा? ऑप्शन है चीफ, शामनाथ, शामनाथ की पत्नी या पड़ोसी। सही उत्तर है शामनाथ। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो ये ऊपर वाला प्रश्न है कि मेहमान खाना खाकर कितने बजे चले गए थे, तो यह आधी रात को ही, यही हमारा सही आंसर है, नहीं मध्य रात्रि। आगे का हमारा प्रश्न है, शामनाथ का परिवार कौन से क्षेत्र से था? ऑप्शन है पंजाबी, मराठी, गुजराती या मारवाड़ी। तो सही उत्तर है शामनाथ का जो परिवार है वह पंजाबी क्षेत्र से था। आगे प्रश्न है, माँ कहाँ जाना चाहती थी? ऑप्शन है पंजाब, हरिद्वार, गुजरात या पड़ोसी के घर। तो उत्तर है माँ हरिद्वार जाना चाहती थी, क्योंकि वह शांति पाना चाहती थी, वह बूढ़ी भी हो चुकी थी। आगे उत्तर प्रश्न है, बेटे की कौन सी बात सुनकर माँ के चेहरे पर चमक आने लगी? ऑप्शन है ए पढ़ाई, बी नौकरी, सी तरक्की, डी तबादला। तो उत्तर है हमारा कि बेटे की कौन सी बात सुनकर, बेटे की तरक्की की बात सुनकर माँ के चेहरे पर चमक आ गई थी। तो हमारा उत्तर है सी तरक्की। इस प्रकार से हमारे चीफ की दावत के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे की कहानी है अपना अपना भाग्य। इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। तो आइए इसके प्रश्न के उत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला, अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, भीष्म साहनी, प्रेमचंद्र या हरिश्चंद्र। तो अपना अपना भाग्य इसके जो लेखक है वह है जैनेन्द्र कुमार।
इस कहानी में कौन से स्थान का वर्णन किया गया है? ए ऑप्शन है मुंबई, मद्रास, कानपुर या नैनीताल। तो यहाँ पर नैनीताल का वर्णन किया गया है। आगे प्रश्न है, लेखक और उनके मित्र कौन से होटल में रुके थे? ऑप्शन है होटल दीपक, होटल ताजमहल, होटल आईटीसी, होटल ताज। तो इनमें से सही उत्तर है कि लेखक और उनके मित्र जो है होटल डी पब में रुके हुए थे। आगे प्रश्न है, कहानी में वर्णित लड़के की उम्र कितने वर्ष की थी? ऑप्शन में है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष। तो कहानी में वर्णित जो लड़का था उसकी जो उम्र थी वह 10 वर्ष की थी। आगे प्रश्न है, लेखक और उनके मित्र कहाँ बैठे थे? ऑप्शन है पार्क में, नदी किनारे, होटल के कमरे में या चाय की दुकान पर। तो यहाँ पर सही उत्तर है पार्क में। आगे प्रश्न है, बालक का गांव कितनी दूर था? ऑप्शन है 10 कोस, 15 कोस, 5 कोस या 6 कोस। तो सही उत्तर है बालक का जो गांव था वह नैनीताल से 15 कोस दूर था। आगे प्रश्न है, बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे डैश डैश बैठ गए। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कहानी की शुरुआत में आती हैं? ऑप्शन में है तीसरी कसम, ईदगाह, अपना अपना भाग्य या गैंग्रीन। तो इसका सही उत्तर है अपना अपना भाग्य। आगे प्रश्न है, अपना अपना भाग्य कहानी किस शैली में लिखी गई है? ऑप्शन है भावनात्मक, करुणामय, संवाद या संवेदना। तो इसका उत्तर है यह संवाद शैली में लिखी गई है। आगे का प्रश्न है, लेखक को लड़का कितनी गज की दूरी से दिखाई पड़ा? ऑप्शन है 1 गज, 2 गज, 3 गज या 4 गज। तो लेखक को 3 गज की दूरी से ही लड़का दिखाई पड़ा। आगे प्रश्न है, लड़के का रंग कैसा था? काला, सफेद, भूरा या गोरा। तो सही उत्तर है लड़के का रंग गोरा था। आगे पूछा है, लड़का कल कहाँ सोया था? ऑप्शन है घर में, दुकान पर, होटल में या दुकान पर। यह इसका रिपीटेशन हुआ है। तो कल जो लड़का था वह दुकान पर ही सो गया था। आगे प्रश्न है, लड़के को काम का कितना मुबदला मिलता था? ऑप्शन में है 100 रुपये, 200 रुपये, 1 रुपया और झूठा खाना। डी में है खाना पीना और रहना मुफ्त। तो इसका सही उत्तर है सी, लड़के को काम में के लिए 1 रुपया और झूठा खाना इस तरह का मुबदला मिलता था। आगे प्रश्न है, लड़के के साथी दोस्त की मृत्यु कैसे हुई थी? ऑप्शन है बीमारी से, साहब के मारने से, अपघात होने से या कुछ खाने से। तो इसका सही उत्तर है साहब के मारने से। आगे प्रश्न है, वकील साहब क्या लपेटे हुए थे? ऑप्शन है स्वेटर, मफलर, सी कश्मीरी दोशाला या रजाई। तो इसका सही उत्तर है वकील साहब जो है वो कश्मीरी दोशाला लपेटे हुए थे। आगे प्रश्न है, वकील साहब का कमरा कितने रुपए रोज के किराए वाला था? ऑप्शन है 2 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये या 5 रुपये। उत्तर है 4 रुपये रोज किराए वाला। आगे प्रश्न है, मित्र के पास जेब में कितने रुपए थे? ऑप्शन है 5, 10, 50 या 20। सही उत्तर है मित्र के पास जेब में 10 रुपए थे। आगे प्रश्न है, हृदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे तो नहीं है। उपर्युक्त कथन किस कहानी से है? ऑप्शन में है माता दीन चांद पर, दुलाई वाली, ईदगाह, अपना अपना भाग्य। तो प्रस्तुत कथन जो है यह अपना अपना भाग्य कहानी से लिया गया है। आगे प्रश्न है, हृदय में जितनी दया डैश डैश पैसे तो नहीं है। उपर्युक्त कथन किसने कहा है? तो यह कथन जो है लेखक के मित्र द्वारा कहा गया था। आगे प्रश्न है, तो जाने दो दया ही इस जमाने में बहुत है। प्रस्तुत कथन किस कहानी से है? ऑप्शन है अपना अपना भाग्य, गैंग्रीन, माता दीन चांद पर या परिंदे।
तो यह जो कथन है यह अपना अपना भाग्य, और यह कथन जो है लेखक द्वारा कहा गया था। स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई, उपर्युक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन है लेखक, लड़का, लेखक का मित्र या वकील मित्र। तो इसका सही जवाब जो है यह कहाँ है? लेखक का मित्र। लेखक ने लड़के को दूसरे दिन होटल में कितने बजे बुलाया था? ऑप्शन में है 1 बजे, 9 बजे, 10 बजे या 11 बजे। सही उत्तर है 10 बजे। और इस कहानी का आखिरी प्रश्न है कि लड़के ने क्या पहना था? ऑप्शन में है जीन्स, बी कुर्ता पैजामा, सी काले चिथड़े की कमीज या डी शर्ट पैंट। तो इसका सही जवाब है काले चिथड़े की कमीज। इस प्रकार से हमने पांचों कहानियाँ एक ही वीडियो में क्लियर कर दी है। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपको इस वीडियो के मार्फत मिल गए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसका नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने किसी भी जो भी ज़रूरतमंद दोस्त है जो कि किताबें खरीद नहीं सकते या फिर कोई कोचिंग क्लासेस नहीं लगा सकते, कृपया उनके पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।